मांगों पर लगातार धरने पर हैं। और आज श्री राजकुमार गखड़ जी जो दिव्यांगजन मक्कड़ श्री राजकुमार मक्कड़ जी आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा सरकार पहुंचे हैं और बातों को लेकर के विचार विमर्श हुआ है। सर स्वागत है धाकड़ हरियाणा। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, दिव्यांगजनों से क्या बातचीत हुई? आज यहाँ धरना स्थल पर मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जी प्रेस प्रवक्ता दिव्यांग अधिकार संरक्षण के थे, उनके अकाल मृत्यु पर मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए उनके पूरे परिवारजन के साथ मैंने अपनी संवेदनाएँ व्यक्त की हैं हरियाणा सरकार की ओर से और राज्य दिव्यांगजन की ओर से। और इसके अलावा यहाँ जो दिव्यांगजन धरने पर पिछले काफ़ी समय से उपस्थित हैं उनके साथ में वार्ता की गई है। उनको सरकार का पक्ष बताया गया है, उनका पक्ष समझा गया है और जो एक संवाद की कमी पिछले काफ़ी समय से दिखाई दे रही थी उस संवादहीनता की स्थिति को आज कम किया गया है। यद्यपि पिछले दिनों यहाँ के जिला उपायुक्त जी ने भी पहल करके और यहाँ के दिव्यांगजन की जो जिला स्तरीय मांगें थी उनको सुना है और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको कुछ पूर्ण किया है, कुछ पूर्ण होने की प्रक्रिया में। इसी प्रकार से राज्य स्तर की जो कुछ मांगें हैं उन पर यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है और सुझाव दिया गया है कि विभिन्न स्थानों पर जो धरनारत दिव्यांगजन हैं उनकी कमेटी का गठन दिव्यांगजन की ओर से किया जाना चाहिए। उनको अधिकार दिया जाना चाहिए कि जो वो निर्णय करके आएँ वो शेष सब लोगों को स्वीकार्य हो, ऐसा सुझाव आज की इस मीटिंग में दिया गया। सर विकलांगों के स्वरोजगार की क्या योजना है सरकार के पास? सरकार के द्वारा दिव्यांगजन के स्वरोजगार के लिए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक और पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम इन दो को चैनलाइजिंग एजेंसी बनाया गया है। दोनों एजेंसी को 133 करोड़ रुपया दिव्यांगजन को डिसबर्समेंट करने के लिए 2022-23 की योजना में आया है, जिसमें 70 करोड़ रुपया पिछड़ा वर्ग निगम के पास आया हुआ है और शेष जो 63 करोड़ रुपया है वो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के पास है। इसमें दिव्यांगजन को स्वरोजगार की योजना लाने पर 6% वार्षिक और महिला की स्थिति में 8% वार्षिक पर ऋण दिया जाता है। इसके अलावा विद्यालयों में पढ़ने वाले जो 11वीं और 12वीं के दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए बेटा योजना विद्यालयों में ही प्रारंभ की गई है, जिसमें 6 दिव्यांग विद्यार्थी, 6 सामान्य विद्यार्थी और 3 उनके अध्यापक, जिनमें 2 विशेष अध्यापक और 1 सामान्य अध्यापक, ऐसे 15 लोगों की समिति का गठन करके उनका जो मुनाफा होगा उसका 75% समिति को जाएगा, जिसमें दिव्यांगजन विशेष लाभान्वित होंगे और शेष 25% विद्यालय कोष में होगा ताकि वो भी दिव्यांगजन की बहबूदी पर, उनके विकास के पर खर्च होगा। इसी प्रकार से सर्व हरियाणा के अंदर जो दिव्यांगजन खुद का काम करना चाहते हैं उनके लिए हमने 1.5 लाख रुपया सहायता दे करके उनको यद्यपि वो बिहार में होगी और उनके हर गाँव में अपने सेंटर खोलें जिनमें वो किराना का सामान बेचें, यही योजना है। और इसी तरह से नौकरियों में 4% आरक्षण 4 और 5 और 6 नवंबर को हरियाणा में 50,000 नौकरियां जो क्लास सी और डी की निकलने जा रही हैं उनमें 4% आरक्षण के हिसाब से लगभग 2,000 नौकरियाँ दिव्यांगजन की निकल रही हैं। इसके अलावा बैकलॉग की वैकेंसियाँ भी निकली हुई हैं, कुछ विभागों में भर दी हैं, कुछ विभाग भरने की प्रक्रिया। सर सरकार ने इस साल के शुरुआती दौर में दिव्यांगों की 15,000 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया था, उनका क्या राय है, कब तक उनका फाइनल हो पाएगा? सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, यह जो सूचना है आपकी अधूरी है। सरकार ने जो बताया था कि सरकार के विभिन्न विभागों में 1 जनवरी 1996 से दिव्यांगजन की नौकरी पर डाका डाला गया पिछली सरकारों के समय, और दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं है, ख़ासतौर पे जो ब्लाइंड हैं और इसके अलावा जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं उनको उपलब्ध नहीं है कह करके मनमाने ढंग से सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियां दे दी गई। सरकार ने ये विचार किया कि हम उन लोगों को निकाल तो नहीं सकते जो उनकी जगह पर लग गई, लेकिन दिव्यांगजन की विशेष भर्ती हम प्रारंभ करें, उसकी गणना की जाए। अनुमान था कि लगभग 15,000 नौकरियाँ ऐसी निकल सकती हैं, लेकिन अब क्योंकि रोस्टर जिस पर चेक हो रहे हैं, रोस्टर जिस
नहीं पाई हुए और ध्यान में आ रहा है शायद 15,000 तो नहीं निकले, लेकिन 10 से 12 के बीच में निश्चित रूप से ऐसी नौकरियाँ निकलेंगी। उनमें से कुछ नौकरियाँ निकल भी चुकी हैं। 297 विशेष दिव्यांग अध्यापकों की भर्ती हो चुकी है, उसका परिणाम शायद 30 सितंबर तक आ जाएगा। 103 स्पेशल डॉक्टरों की भर्ती हो चुकी है, इसके अलावा 2800 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हो चुकी है। ऐसे और विभिन्न विभागों में चल रही हैं, तो ये लगभग 10 से 12,000 के बीच में होता है। बच्चों की मोटा अनुमान था, इसकी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है। सर, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है, तो दिव्यांगजनों के लिए क्या स्पेशल सुविधा रहेगी मतदान केंद्र पर? दिव्यांगजन के लिए जहाँ भी 10 से ज़्यादा दिव्यांग लाइन है, वहाँ ब्रेल पद्धति में मतदाता सूची होगी। प्रत्येक मतदाता केंद्र पर, मतदान केंद्र पर एक व्हील चेयर होगी। जितने मतदान केंद्र हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर होंगे और वो सुगम्य होंगे। यह वहाँ के जो मतदान अधिकारी हैं उसकी जिम्मेवारी होगी। अगर दिव्यांग को कहीं ऐसा लगता है यह सुविधा प्रदान नहीं की तो उसको तुरंत या तो मतदान अधिकारी अथवा राज्य आयोग दिव्यांगजन का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर कंप्लेंट करनी होगी। उसको तुरंत वो सुविधा प्रदान की जाएगी और दोषी अधिकारी के विभाग की कार्यवाही होगी। सर, जो निराश्रित पेंशन है वो भी कुछ लोगों की अभी बंद है, तो करीब 8-10 महीने से बता रहे हैं बंद है, तो उसका क्या रहेगा सर, कब तक शुरू हो पाएगी? पिछले नवंबर 2021 से निराश्रित पेंशन इसलिए बंद की गई क्योंकि लोगों ने जो विवाद पहचान पत्र बनाए उसमें अपनी आय या तो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा दिखवाई या उन्होंने अपना विवाद पहचान पत्र बनाया उसके अंदर जो विधवा थी उसने अपने पति का नाम लिखा। तो ये कंट्राडिक्टी हो गया कि विधवा वो रामपति विधवा फलाना लिखती, बजाय उसने उसके पति का नाम लिखा। तो ऐसे कुछ मामलों में सभी पेंशन बंद कर दी गई। इस तरह की बंद करके हरियाणा सरकार ने तय किया। इसमें फर्जी भी बहुत है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैंने भी चेक किया। एक गांव में मैंने फ़ोन किया और एक हरियाणवी भाषा में बात की कि रमेश कुमार का नंबर क्या, और संयोग से जिसका नंबर दे रखा था उस औरत ने वो अपने पति का जिसका नाम रमेश कुमार था उसी का नंबर दे रखा था। वो बोले मैं नंबर क्या, तेरी घराड़ी का है, मत नंबर क्या। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगा रखा है और फर्जी एफिडेविट लगा रखा है। इस तरह के हजारों मामले हरियाणा में इस वेरिफिकेशन के दौरान में आए। ऐसों की जिनकी फर्जी हैं, जिनके बंद हो गए हैं, जिनकी वेरिफिकेशन हो गई है, उनकी चालू हो गई है। कुछ जिलों में, कुछ हिस्सों में अभी बाकी है, बहुत थोड़ा, लगभग 10% भी बाकी होगा। भिवानी ज़िले में रामकृष्ण जी, भिवानी ज़िले में पूरी तरह से प्रारंभ हो गई है। जिनकी बैकलॉग थी वो बैकलॉग भी, जिनके ठीक मामले बैकलॉग भी मिले, उनका पिछला पैसा जो एरियर का था वो एरियर भी मिला है, और जिनका गलत था उनका नवंबर से कट गया। सर, चुनाव के बाद कभी कोई ऐसा सर्वे किया गया कि विकलांग किन विकलांग ने या दिव्यांग ने मतदान किया है, किसने नहीं किया, और नहीं किया तो उनकी क्या समस्या रही, किन के कारण वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुँच पाए? इस प्रकार के सर्वे की कोई व्यवस्था भारत के चुनाव आयोग की ओर से नहीं है, क्योंकि चुनाव का विषय सरकार का नहीं होता, चुनाव आयोग का होता है। और भारत में 100% मतदान अथवा अनिवार्य मतदान की सुविधा या नागरिक के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी ध्यान में आते हैं, एबल बॉडीड है, स्वस्थ हैं, मतदान वाले दिन को छुट्टी का दिन मान करके घूमने चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, रिश्तेदारों में चले जाते हैं और अपना वोट इस्तेमाल नहीं करते, या दारू की बोतल में, पैसे में, रिश्तेदारी में, न जाने किन किन आधार पर, लोग के आधार पर अपने वोट का दुरुपयोग भी करते हैं। तो जो कि लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात है, एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर समाज को, चुनाव आयोग को, माननीय न्यायालयों को एक देश में एक धारणा बनानी चाहिए, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि एक नागरिक को जो एक बहुत कीमती उपहार मिला है और अधिकार मिला है उसका इस्तेमाल कैसे करें। तो सर, ये 100% मतदान अनिवार्य कानून होना चाहिए? मेरी व्यक्तिगत
राय के अनुसार अभी देश में पहले लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होनी चाहिए 100% मतदान से पहले। अगर आज आप 100% अनिवार्य मतदान कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि आज जो वोट बेचने की गति है वो और बढ़ जाएगी। आज मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसने अनिवार्य वोट डालना है, खरीदने वाले को भी पता है, तो फिर वो किसी भी लोभ लालच में उसको खरीदेगा। तो फिर कई खरीदार आएंगे, मेरे यहाँ डाल दो, मेरे यहाँ डाल दो। पहले उसको समझाना पड़ेगा मेरे वोट का मतलब क्या है, तो क्या कर सकता है इस वोट के दम पर। जब तक ये उसको समझ में नहीं आएगा तब तक अनिवार्य मतदान नहीं होगा। दिव्यांग सुरेश जी शहीद हुए सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरी पूरी सहानुभूति है, पूरे परिवार के साथ में सहानुभूति है। और इस मिशन के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है और संघर्षशील दिव्यांग अधिकारी, कार्यकर्ता, प्रेस प्रवक्ता थे। और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी उनसे अनेक बार मिलना हुआ था। उनका जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर के विधान के आगे किसी का कोई जोर नहीं होता। सभी आयु, समय, स्थान, बड़ी कारण लिखा होता है। तो हम केवल ये कह सकते हैं कि हमारे बस का शायद नहीं था। ईश्वर की जो रचना थी उस रचना के आधार पर उनका ईश्वर साहब से तो सर आपको ज्ञापन दिया गया है, सरकारी नौकरी की मांग की गई है, क्या कहना चाहिए? यह ज्ञापन जिस भावना से दिया गया है उस भावना के अनुसार मैं योग्य संबंधित सरकार के विभागों को प्रेषित करूँगा और अपनी संस्कृति के साथ में प्रेषित करूँगा। क्योंकि इनमें से अनेक मुद्दे ऐसे हैं तो पहले से ही मैंने उसमें ऑर्डर पास किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरियाणा सरकार